नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीति आईएएस में। उम्मीद है आप एकदम अच्छे से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे, जम के पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज जो हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में कि एक्चुअली हमने ये टॉपिक स्टार्ट क्यों किया। असल में जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे हैं, चाहे आपका माध्यम हिंदी हो चाहे आपका माध्यम इंग्लिश हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोला कि एक लेक्चर जो है वो पबेड के ऊपर बनना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली क्या है, लोक प्रशासन को लेके छात्रों में बहुत ही मिसकंसेप्शन है। और एक प्रॉब्लम इस ऑप्शनल के साथ ये है कि प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर डिटेल्ड फॉर्म में आपको न तो कहीं इसका वीडियो कहीं मिलेगा, न तो ऐसा पूरा एक जिसे कहते हैं ना A to Z, चाहे आंसर राइटिंग की बात हो, चाहे पाठ्यक्रम की बात हो, चाहे पढ़ाई करने की तरीके की बात हो, और ये सब एग्ज़ाम पे एप्लीकेबल है। चाहे आप यूपीएससी के लिए ये आप पढ़ रहे हो, चाहे आप बिहार पीएससी के लिए पढ़ रहे हो, और उत्तर प्रदेश में भी एक फेमस ऑप्शनल है लोक प्रशासन, या इवन अगर आप यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हो लोक प्रशासन से, उसमें भी ये बात अप्लाई होती है कि लोक प्रशासन के लिए बहुत डिटेल्ड जो अप्रोच है वो आपको जल्दी कहीं मिलती नहीं है। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसका एम यही है कि लोक प्रशासन के ऊपर आपको एक डिटेल्ड बहुत अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाए। ये वीडियो जो है, अगर आप लोक प्रशासन लेने की सोच रहे हो, या बहुत ऐसे भी छात्र होंगे जो लोक प्रशासन ले लिए होंगे, चाहे वो बिहार का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी का एग्ज़ाम हो, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो, या इवन जो नेट का एग्ज़ाम हो, तो ये जो वीडियो है ये आप ही के लिए है। इवन जो 1-2 साल तैयारी कर चुके हैं ये भी आपके लिए वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो में हमारी कोशिश यही है कि लगभग हर पॉइंट कवर किया गया है, ठीक है। और साथ में जो इस विषय के साथ बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है वो भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। जहां तक भाषा की बात है तो लोक प्रशासन में आपको, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप दोनों भाषा में सहज हों। अगर आप सहज भी नहीं है तो कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि आपको समझ में क्वेश्चंस जो हैं, अगर हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ने में इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो पढ़ के आप समझ जाएं। और अगर आप हिंदी में इंग्लिश मीडियम के हैं तो अगर इंग्लिश मीडियम के प्रॉब्लम में क्वेश्चन होती है इंग्लिश में पढ़ के, जो कि बहुत बार अक्सर होता है, दोनों भी हो सकता है, बहुत बार होता है हिंदी में क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, बहुत बार ये होता है कि इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आता है। तो लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है जहाँ पे आपको कम से कम थोड़ी बहुत इंग्लिश और थोड़ी बहुत हिंदी दोनों ही आपको आना चाहिए, तभी ये ऑप्शनल अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो और हमारा जो तरीका होगा, चाहे ये वीडियो का हो चाहे हम जो क्लास में पढ़ाते हैं उसका जो तरीका है वो भी आप देखेंगे, वो इंग्लिश और हिंदी को कंबाइंड करके पढ़ाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार क्या है, हम आपको एक बेसिक आइडिया दे देते हैं कि आज हम जब लोक प्रशासन की बात करते हैं तो क्या क्या कवर करेंगे। एक सार के फॉर्म में पूरा एक ओवरव्यू हम आपको देते चलते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, चूंकि ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले लोक प्रशासन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑप्शनल का इस एग्ज़ाम के लिए, किस एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो हम अभी यूपीएससी का लेके चल रहे हैं, आईएएस के एग्ज़ाम को लेके चल रहे हैं, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा हम डिस्कशन यूपी पीएससी, बिहार पीसीएस, और अगर आप यूजीसी नेट के छात्र हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँगा। लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली ये आईएएस का एग्ज़ाम से लेके चलेंगे। वो देखिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आईएएस का जो एग्ज़ाम है उसमें अगर आप सिलेबस का कवरेज देखेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे लगभग
लोक प्रशासन के सारे कंपोनेंट कवर कर दिया। थोड़ा सा जो 20% छूटा है वो सिर्फ यूजीसी नेट में आता है। जहां तक यूपी और बिहार की बात है तो थोड़ा सा वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, थोड़ा सा जैसे बिहार में थोड़ा सा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो और राज्यों से अलग है, तो उनके लिए भी बाद में हम हल्का सा छोटा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट या वैकल्पिक विषय का महत्व इस एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना यह जरूरी है कि उस ऑप्शनल का एक्चुअली मतलब क्या है, क्या रोल प्ले करता है ऑप्शनल एक छात्र के सिलेक्शन में। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। दूसरा जो हम देखेंगे, दूसरा हमारा ये रहेगा लोक प्रशासन क्यों चुने। दूसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा लोक प्रशासन क्यों चुने। ठीक है, और ये स्पेशली उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो छात्र बहुत कंफ्यूज हैं अभी कि इसे लिया जाए या नहीं लिया जाए। तीसरा जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा ये विषय जो है वो असल में 2-3 साल से बहुत सारे मिसकंसेप्शन इस विषय के बारे में है, बहुत सारे ऐसे झूठ फैलाए गए हैं जिस पे विश्वास नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा जो फोकस रहेगा इस लेक्चर में वो रहेगा लोक प्रशासन को लेके जो मिसकंसेप्शन है। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। जो चौथा हमारा फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा कि जो लोक प्रशासन जो विषय है उसका पाठ्यक्रम क्या है। और पाठ्यक्रम की जब हम बात करेंगे तब हम बात करेंगे पहले तो यूपीएससी के बारे में, फिर थोड़ा सा बिहार के बारे में, फिर यूपीपीसीएस के बारे में और लास्ट में यूजीसी नेट के बारे में। उसके बाद हमारा तरीका क्या होगा पढ़ने का, या कह लीजिए अप्रोच क्या रहेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं आज क्या कवर होगा। सबसे पहले तो एक वैकल्पिक विषय का महत्व क्या है एक आईएएस के एग्जाम में या बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस के एग्जाम में। दूसरा जो पॉइंट वो हम देखेंगे कि लोक प्रशासन क्यों चुने, क्यों इस विषय को एज अ वैकल्पिक विषय चुनना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो हम देखेंगे वो है मिसकंसेप्शन, कुछ जो भ्रांतियां हैं इस सब्जेक्ट को लेके, कुछ फैलाई भी गई हैं, कुछ बहुत सही तो नहीं है लेकिन उसे स्टूडेंट इंटरप्रेट बहुत गलत कर लेते हैं। चौथा जो है वो हम पाठ्यक्रम देखेंगे और पांचवा देखेंगे हमारा पढ़ाई करने का तरीका क्या हो। और जो मैं तरीका आपको बताऊंगा एक्चुअली क्लास में हम उसी तरीके से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं ऑप्शनल का महत्व। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शनल का महत्व समझना है तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, आप देखिए 2019 का रिजल्ट, 2019 का आईएएस का फाइनल रिजल्ट। उसमें जो रैंक 1 जिसकी थी उनके मार्क्स थे 1072। ये मार्क्स है किसके, रैंक 1 के। रैंक 100 के जो मार्क्स थे वो अराउंड 996 ऐसे ही कुछ आसपास था, बहुत एग्जैक्ट तो हो सकता है हम गलत हो रहे हो, 5-10 नंबर का फर्क होगा। रैंक 200 जिसका था इस बार जो लेटेस्ट रिजल्ट है 2019 में, 20 का तो अभी इंटरव्यू स्टार्ट होना शुरू नहीं हुआ है, तो रैंक 200 का अराउंड लगभग 975 कुछ ऐसे ही था, 979। ठीक है, और रैंक 100 का 996, हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको टॉप सर्विस चाहिए, टॉप सर्विस मतलब आईएएस, आईपीएस या फॉरेन सर्विस आईएफएस, ठीक है, तो आपको मान के चलिए 1000 मार्क्स इतने तो
लाने ही होंगे, ठीक है। और जब भी हम बात करेंगे आज, वो हम एक जनरल कैटेगरी को लेके चलेंगे। आप जिस कैटेगरी के हो आप उसी हिसाब से अपना मार्क्स थोड़ा सा उसी हिसाब से आप उसको सब्ट्रैक्ट करके कम करते चलिए, ठीक है। तो ये तो हो गई रैंकिंग। मतलब अगर हमें टॉप की सर्विस चाहिए, आईएएस, आईपीएस या आईएफएस, तो हमारा जो स्कोर होना चाहिए फाइनल मेंस और इंटरव्यू मिला के वो लगभग 1000 का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखिए 996 पे 100 रैंक है। और जैसे ही आप नीचे चलते जाएंगे, जैसे ये देखिए इसमें जो डिफरेंस है वो कम होते जा रहा है। जैसे ही आप नीचे जाते जाएंगे ये डिफरेंस जो है ये और कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये हम एक मान लेते हैं कि हमें 1000 मार्क्स तो चाहिए ही अगर आप टॉप सर्विस के लिए एस्पायर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं एवरेज, यहां लिख देते हैं 1000 मार्क्स। अब हम निकालते हैं एवरेज, GS1, GS2, GS3, GS4 और एस्से और इधर इंटरव्यू, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक एवरेज मार्क्स लेते हैं। यूपीएससी जो एवरेज मार्किंग इसमें देती है वो लेके चलते हैं। तो GS1 में एवरेज मार्क्स 100 रख लीजिए, ठीक है। अगर आप हिंदी माध्यम के हो तो थोड़ा सा 5-10 नंबर आप हर GS में थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। ओवरऑल आप 20 से 25 नंबर कम कर लीजिए। GS2 में भी 100, GS3 में 100, GS4 में 100। तो 400 मार्क्स जो है वो इंग्लिश मीडियम में लगभग ये एवरेज होता है, ठीक है। और अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं जो GS भी हिंदी माध्यम से दे रहे हैं, तो असल में उनका जो एवरेज होता है वो थोड़ा सा कम होता है। आप ऐसे मान के चलिए 375 या 380 इतना आप मान सकते हैं। जो एस्से है उसमें तो एवरेज नहीं, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप मान के चलिए एस्से के मार्क्स आपके 140 तो होने ही चाहिए, ठीक है। और इंटरव्यू का चूंकि बहुत सिचुएशनल है, फिर भी हम बहुत हाईएस्ट भी नहीं लेंगे, बहुत कम भी नहीं, एक एवरेज 170 मार्क्स ले लेंगे, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका टोटल 405 तो ये हो जाएगा 710, ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज मार्क्स। और आपको स्कोर करना है 1000। कितना स्कोर करना है? 1000। और ऑप्शनल को हटा के कितना मार्क्स आया? एवरेज 710। देखिए एस्से में 140 मार्क्स जो है वो बहुत बढ़िया मार्क्स है, ठीक है। तो ये हम एवरेज नहीं ले रहे हैं। इंटरव्यू बाकी GS जो है वो हम एवरेज लेके चलते हैं। तो अगर आपको 710 से 1000 जाना है तो आपको लगभग 300 मार्क्स तो ऑप्शनल में लाने ही पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंस है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। मतलब एक सार में एक पॉइंट पे अगर कहा जाए, अगर आपको टॉप सर्विस में सिलेक्शन चाहिए तो आपके ऑप्शनल में लगभग 300 मार्क्स तो होने ही चाहिए। थोड़ा बहुत 5-10 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो यहां से मैनेज हो सकता है। मान लीजिए इधर 20 मार्क्स बढ़ गए, इधर 20 मार्क्स कम हो गए, लेकिन ऑप्शनल की परफॉर्मेंस जो है वो एक आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो है ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस इस एग्जाम के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं लोक प्रशासन क्यों लें, ठीक है। तो सबसे पहले लोक प्रशासन एक ऐसा सब्जेक्ट है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे विषय से मिलके बना हुआ है। जैसे जब भी आप लोक प्रशासन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा अर्थशास्त्र। पूरा जो बजट का प्रोसेस है
वो पढ़ना पड़ेगा। बजट के जितने स्टेक होल्डर हैं, कौन कौन कैसे बजट में पुश एंड पुल फैक्टर काम करते हैं, वो पढ़ने होंगे। तो एक तो जो सबसे पहले आपको पढ़ना है वो है इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र, ठीक है। दूसरा जो आपको इसमें पढ़ना है वो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो राजनीतिक शास्त्र के हैं। असल में लोक प्रशासन का उदय ही हुआ है राजनीतिक शास्त्र से, ठीक है। तो ये एक दूसरा कंपोनेंट है जिसे हम PSIR लिख देते हैं, ठीक है। तीसरा जो कंपोनेंट है लोक प्रशासन में थोड़ा सा ही है, लेकिन कानून का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे ऐसे कानून जो प्रशासनिक लोग बनाते हैं वो इसमें हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा कंपोनेंट। चौथा कंपोनेंट जो लोक प्रशासन में पढ़ना है वो है हमारा मैनेजमेंट का। किसका? मैनेजमेंट का। ठीक है। पांचवा जो कंपोनेंट है वो हमारा है समाजशास्त्र का या सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र में मैक्स वेबर को आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। और पबैड भी जैसे समाजशास्त्र जैसे सोशियोलॉजी है, बिना मैक्स वेबर के सोशियोलॉजी नहीं हो सकता, उसी तरह बिना मैक्स वेबर के पबैड का भी अस्तित्व नहीं हो सकता, ठीक है। और एक जो लास्ट हमें पढ़ना है इसमें आपका वो है साइकोलॉजी या मनोविज्ञान। असल में लोक प्रशासन जो विषय है वो इन्हीं का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? अर्थशास्त्र का, राजनीतिक शास्त्र का, कानून का, मैनेजमेंट का, समाजशास्त्र का, मनोविज्ञान का। और अगर आप इसे देखेंगे, ये इसका जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है सब्जेक्ट का, इसे ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी, यही इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है आपके जनरल स्टडीज का जो कि मेंस में है। यही इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है किसका? निबंध का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। और यही नहीं, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप मान के चलिए ये सब के नॉलेज तो आपको होने चाहिए। और ऐसा कोई विषय जो अपने में सब कुछ समाहित कर लेता है, लगभग हर विषय, उसका नाम है लोक प्रशासन, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। लोक प्रशासन से आपको GS1 हो, GS2, GS3 या GS4 हो, चारों में आपको बहुत मदद मिलेगी। जैसे GS1 में कैसे? GS1 में एक पार्ट है सोसाइटी का, जो यहां भी हमें कवर करना है, ठीक है। सोसाइटी, कम्युनलिज्म, ऐसे करके एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है। GS2 में अगर इंटरनेशनल रिलेशन को छोड़ दिया जाए तो पूरा पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और जस्टिस का जो पार्ट है वो एक्चुअली पबैड का ही एक सब पार्ट है, ठीक है। जब हम GS3 की बात करते हैं तो GS3 में डिजास्टर और सिक्योरिटी वाला जो एस्पेक्ट है वो भी आपके पबैड में कवर हो जाता है, ठीक है। GS4 में केस स्टडी पूरी की पूरी आप अगर देखेंगे तो वो असल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो एथिक्स हम पढ़ते हैं उसी के एप्लीकेशन को यहाँ GS4 में केस स्टडी बोली जाती है, ठीक है। और बाकी पार्ट ए में आप मान के चलिए 50 मार्क्स जो है वो पूरे के पूरे पबैड से ही कवर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोक प्रशासन चुनते हैं तो आपको GS में लगभग बहुत सारा जो टॉपिक है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एस्से में। अगर आप एस्से निबंध की क्वेश्चन पेपर UPSC के देखें, चाहे आप UPPSC के देखें, आपको पता चलेगा हर साल एक टॉपिक जो है वो इससे रिलेटेड जरूर आता है, गवर्नेंस से रिलेटेड। और गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोक प्रशासन पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब के बावजूद एक चीज अभी मैं बता दूं, जब आप पबैड के विद्यार्थी, जब भी आप
जीएस का आंसर लिखें, जब भी आप निबंध लिखें तो इमोशनल होके न लिखें। ये बहुत अच्छे से आप अपने माइंड में ये चीज बैठा लीजिए। इमोशनल होके अगर आप लिखेंगे फिर वो आपका आंसर बन जाता है किसका? पवेट का। यही एक प्रिकॉशन है जो हमें लेना पड़ता है। अगर आप पवेट के विद्यार्थी हैं, चूंकि जीएस में बहुत मदद मिलती है, लेकिन वहां विद्यार्थी मिस्टेक क्या करते हैं, बहुत इमोशनल होके जीएस का आंसर लिखते लिखते पहुंच जाते हैं कहां? लोक प्रशासन की तरफ। ठीक है, और कभी कभी उल्टा भी होता है, लोक प्रशासन में क्वेश्चन पूछ दिया तो वो लिखते लिखते इमोशनल होके पहुंच नीचे चले आते हैं जीएस के पास। वो नहीं करना है, वो हमें जो है एक प्रिकॉशन है जो हमें लेना है। ठीक है, एक बहुत बड़ा फैक्टर एडवांटेज इस सब्जेक्ट का है जो और सब्जेक्ट में आपको मिलेगा नहीं, वो है प्रेडिक्टेबिलिटी। अगर इसका प्रेडिक्टेबिलिटी किसमें? मेंस के पेपर में। और ये जो मेंस है, ये चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, आप हमेशा पाएंगे हर साल जो 30 से 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्चुअली रिपीटेड होते हैं, वो पुराने साल के होते हैं। ये जो यूनिक चीज है पवेट के साथ, ये शायद ही कोई ऐसा वैकल्पिक विषय है जिसके साथ ऐसा है। यहां पे जो क्वेश्चन है वो आप बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये एक इसका मेजर एडवांटेज है। लेकिन यहां पे एक डिफरेंस ये है कि चूंकि पवेट एक ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा इसका नेचर जो है वो डायनेमिक है। तो जो आंसर होगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई सवाल पूछा जाता है 2015 में, हो सकता है वही सेम सवाल आ जाए 2022 में, लेकिन थोड़ा सा आंसर डिफर करेगा। और जो विद्यार्थी हैं यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं, वो आंसर जो है वो वही पुराना ही लिखते हैं, अपग्रेड नहीं करते अपने नॉलेज को। और लोक प्रशासन ऐसा विषय है, वो मैं आगे बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा जब हम बात करेंगे कि लोक प्रशासन असल में किसके लिए है। सब लोग तो ले नहीं सकते ना, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, तो कुछ तो लोग ऐसे होंगे जिनको पवेट ऐसा एटीट्यूड या एप्टीट्यूड नहीं है उनका, तो उनके लिए स्पेशली जो ले लेते हैं वो ये बड़ा मिस्टेक करते हैं कि जो आंसर है हर जो कितने साल बाद भी पुराना पूछे लेकिन लिखते वही हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, तो और एक और फैक्टर है, वैसे वो फैक्टर बहुत सही नहीं है, वो भी एक मिसकंसेप्शन ही है। एक फैक्टर ये है कि ये बहुत छोटा वैकल्पिक विषय है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, आगे जो है वो मिसकंसेप्शन ही आएगा। पहला जो है मिसकंसेप्शन बहुत फेमस कि ये बहुत छोटा विषय है। बहुत लोग कहते हैं ये 1 महीने में खत्म हो जाएगा, और ये धारणा जो है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पवेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ने के साथ साथ आंसर राइटिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ाई उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर लिखते कैसे हैं, मतलब आपको लिखने का भी तरीका आना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये सिलेबस पूरा होगा। ठीक है, तो होता क्या है, ये देखते हुए आपको छोटा लगे, लेकिन जब आप इसमें अपनी लिखाई वाली चीज ऐड कर देंगे तो ये भी खड़ा हो जाता है अदर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट पहले तो छोटा नहीं है, बहुत क्लियर बता देते हैं। ठीक है, दूसरा जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ये है कि लोक प्रशासन जो विषय है ये कॉमन सेंस का विषय है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एकदम गलत है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके लिए ये विषय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ठीक है, ये कॉमन सेंस नहीं है, लोक प्रशासन विषय कॉमन सेंस नहीं है। ये आपको यहां पे पूरा एनालिटिकल साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छा उत्तर लिखेंगे और तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये दूसरा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन। एक चीज जो है वो हमें लगता है हम बता दिए हैं। एक इसका बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इसे ले लीजिए तो जीएस तो कुछ करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, जीएस में पढ़ना तो है, लेकिन जो डिफरेंस होता है
वो आता है, आपको लाइन कहाँ नहीं क्रॉस करनी है ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। और वही चीज जो हमने बताई आपको, अगर आप इमोशनल होके बहुत आंसर लिखते हैं तो ये विषय मत लीजिए, क्योंकि जब भी आप GS2, GS3, GS4 में लिखेंगे तो हो सकता है आप बाउंड्री क्रॉस कर जाएं, ठीक है। ये तो इसके कुछ मिसकंसेप्शन है। एक जो मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा, वो है इसके मार्किंग को लेके, स्पेशली जब हम बात करते हैं किसकी, IAS के एग्जाम की। देखिए जहां तक यूपी की बात है, यूपी और बिहार में तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से चल रहा है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे लोग SDM बन रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे सेलेक्ट हो जा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है UPSC की, ठीक है, तो एक इसमें भ्रांति बहुत ज्यादा है कि इसमें एक्चुअली मार्क्स मिलता नहीं है। देखिए हुआ क्या, 2012 में जब मेंस का एग्जाम हुआ तो उसमें जो 50% स्टूडेंट थे उनका ऑप्शनल लोक प्रशासन ही था, और जब आधे एक ही विषय के आ जाएं तो वहां पे हमेशा आप देखेंगे एक चलता है स्केलिंग सिस्टम। UPSC में स्केलिंग सिस्टम लगाना ही पड़ता है, तो उससे क्या होता है, हर विषय का जो लेवल होता है वो ठीक ठाक बराबर आ जाता है। तो UPSC ने स्केलिंग बहुत तगड़ा किया था 2012 में, इसलिए मैक्सिमम लोगों के मार्क्स जो थे वो कम थे। लेकिन अगर आप रेशियो निकालेंगे तो उस साल भी सिलेक्शन पबेट से उतना ही था जितना नॉर्मल हर साल होता है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं था, ठीक है। ऐसा चला कब तक, 2016 तक। 2016 के बाद 2017 के बाद क्या होने लगा, ये ऑप्शनल में के स्टूडेंट्स कम होने लगे। इसीलिए आप देखिएगा 2017 से आप, ये जो एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मार्क्स नहीं आते हैं, ये बंद हो गया है। अब जो है, अभी जो पिछले साल जो प्रदीप सिंह ने टॉप किया है, उनका जो विषय था वो लोक प्रशासन ही था, ठीक है। ऐसे ही यूपी में नाम नहीं याद आ रहा, अभी पिछले साल 2nd या 3rd रैंक था, उनका भी विषय जो था लोक प्रशासन है। तो देखिए मार्क्स का जो है इसमें बहुत बड़ा ये मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली देखिए मार्क्स जो है पबेट में जैसे मिलता है, वैसे वो रूल जो है वो हर एक ऑप्शनल पे अप्लाई होता है, स्पेशली अगर ऑप्शनल ह्यूमैनिटीज का हो। तो थोड़ा सा क्या है, हम देख लेते हैं कि असल में मार्क्स पबेट में कैसे आते हैं, ठीक है। जब भी आप आंसर लिखेंगे उसका मोटा मोटी 2 ही कंपोनेंट होता है। एक हम बोलते हैं कंटेंट और एक को बोलते हैं क्या, प्रेजेंटेशन। जो 50% आपके आंसर में झलकता है, चेक होता है, वो होता है कंटेंट, और 50% जो आपके आंसर में चेक होता है उसका नाम है क्या, प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब पबेट में ही नहीं, हम सबके लिए बता देते हैं, आपका जो भी ऑप्शनल हो, अगर ये चीजें आपके आंसर में नहीं हैं फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये पबेट में भी लागू होता है, ये समाजशास्त्र में भी लागू होता है, ये राजनीतिक शास्त्र में भी लागू होता है, कोई ह्यूमैनिटीज का ऑप्शनल हो। देखिए होता क्या है, जब भी आप किताब पढ़ेंगे, थिंकर्स पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखिएगा वो बहुत स्टैटिक बातें दी हुई होती हैं, ठीक है। अब इस स्टैटिक को अगर आप कंटेम्परेरी से नहीं लिंक कर पा रहे हैं फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। जैसे मैक्स वेबर को, चाहे लोक प्रशासन हो चाहे समाजशास्त्र हो, अगर आज का उनका क्या रिलेवेंस है मैक्स वेबर का, अगर ये आप शो नहीं कर सकते तो मार्क्स नहीं आने वाले, ठीक है। दूसरा जो है, पबेट में थिंकर्स को छोड़ के जितने भी पार्ट हैं वो बेसिकली वो भी बहुत स्टैटिक हैं, ठीक है। उनका अगर आप एप्लीकेशन नहीं शो करेंगे, और एप्लीकेशन की बात जब हम करते हैं मतलब होता है केस स्टडी, एग्जाम्पल, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस,
अगर आप ई गवर्नेंस का आंसर लिख रहे हैं और अगर आप उसमें भूमि, जो कर्नाटका में एक इनिशिएटिव है जहां एक बड़े लेवल पे जमीन के जो रिकॉर्ड थे उससे ऑनलाइन कर दिया गया, तो हुआ क्या, उससे जो भ्रष्टाचार था वो बहुत हद तक कम हो गया। अगर आप ऐसे आंसर नहीं लिखेंगे तो आपका कोई भी ऑप्शनल हो उसमें मार्क्स मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया कंटेंट वाला एस्पेक्ट। अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट पे, और पबैड में ये भी बहुत मायने रखता है, या कोई भी आपका वैकल्पिक विषय हो। जब भी आप आंसर लिखिए कोशिश करिए कि थोड़ा सा कुछ विजुअल डायग्राम यूज किया जाए। विजुअल डायग्राम मतलब जैसे ये वेन डायग्राम हो गया, ग्राफ यूज कर लिए, ठीक है, ऐसा कुछ, या ऐसे बना लिए। ये पबैड के विद्यार्थी नहीं करते और फिर उसके बाद बोलते हैं कि सर इसमें मार्क्स नहीं आता है। अगर आप ये सब आपके आंसर में नहीं होगा तो आप कोई भी विषय ले लीजिए, आपके मार्क्स नहीं आने वाले। ठीक है, दूसरा जो है वो है स्ट्रक्चरिंग पे। मतलब स्ट्रक्चर मतलब जो आंसर हम लिखते हैं, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा अच्छे से, आप आंसर उसका सही से लिख ही नहीं सकते। तो जरूरी है कि सबसे पहले आपको तो क्वेश्चन समझ में आए। और पबैड में जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं पाते, जल्दबाजी के चक्कर में पूछता कुछ और है, लिख के आते कुछ और है, उसके बाद बोलते हैं कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मिसकंसेप्शन जो मार्क्स का लेके था वो भी यहाँ पे हमने आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं लोक प्रशासन किसके लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, सबके लिए तो होगा नहीं, कुछ तो ऐसी चीज होगी जो इस सब्जेक्ट के लिए स्पेशली रिक्वायर्ड है, जो अगर वैसा नहीं है आपके अंदर तो क्यों ले आप अपना। और हम भी जो है, अगर ऐसे स्टूडेंट नहीं होते तो हम भी मना कर देते हैं कि ये आप सब्जेक्ट मत लीजिए। अब क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले तो ये जो सब्जेक्ट है ये हर साल इसमें अब आपके नॉलेज का अपग्रेडेशन चाहिए। ठीक है, अपग्रेडेशन मतलब आप बहुत लिंक हो करंट अफेयर से। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये एक पेपर आता है इंडियन एक्सप्रेस, इसे जरूर पढ़ा करिए। अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो एक पेपर आता है जनसत्ता। ये दोनों ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो पबैड का अच्छा खासा एस्पेक्ट कवर करते हैं, चाहे केस स्टडी हो चाहे बेस्ट प्रैक्टिस हो, ये दोनों पेपर बहुत अच्छे से कवर करते हैं। अगर आप अपग्रेडेशन नहीं लाइक करते या ऐसा ऑप्शनल चाहिए जिसमें सिर्फ थोड़ी सी बुक हो, उससे ज़्यादा कुछ ना पढ़ना हो, तो ये विषय आपके लिए नहीं है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं करेंट अफेयर पढ़ के हम अपना नॉलेज अपग्रेड कर लेंगे, तो ये विषय आपके लिए है। वो हमने एक्सप्लेन ही कर दिया। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको रेगुलर करेंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको करेंट अफेयर पसंद नहीं है तो ये विषय आपके लिए नहीं है। ठीक है, तीसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो ये है कि ये सब्जेक्ट एनालिटिकल है। एनालिटिकल मतलब अगर आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा पोएट्री टाइप का है, चाहे आप हिंदी में हो चाहे आप इंग्लिश वाले हो। ठीक है, अगर आपका माइंड थोड़ा सा साइंस टाइप वाला है तब तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा माइंड लिटरेचर टाइप ओरिएंटेशन है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है। ठीक है, और जो चौथा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इंटरेस्ट। देखिए, कोई भी राज्य होता है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। जैसे ये राज्य है, जैसे इंडिया, एक होता है उसके नीति चरित्र, एक होता है उसका डे टू डे वर्क, जो जिसे हम प्रशासन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रशासन। अगर आपको राज्य के से चरित्र में इंटरेस्ट है या राजनीति में इंटरेस्ट है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है। ये मैं बहुत क्लियर आपको बता देता हूं। बहुत सारे यही सोच के ये सब्जेक्ट ले लेते हैं
और फिर बाद में पछताते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट इस एस्पेक्ट पे है, डे टू डे प्रोसीजर पे, प्रोसेस पे, कि सरकार जो चल रही है वो प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, लेवल कितने हैं, इशू क्या है, ठीक है, तब ये सब्जेक्ट आपके लिए है। अगर इसमें आपको इंटरेस्ट है तो लोक प्रशासन आपके लिए है। अगर इस पार्ट पे आपको इंटरेस्ट है, राजनीति पे या राज्य के चरित्र पे, तो ये विषय आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे कि पाठ्यक्रम क्या है। देखिए, जब बात आती है पाठ्यक्रम पे, तो एक हम क्या करेंगे, पहले आईएएस का देखते हैं। ठीक है, तो पहले आईएएस का देखते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो यूपीएससी ने जो अपना करिकुलम डिजाइन किया है वो एक्चुअली मोटा मोटी है वो 4 ही पार्ट, लेकिन बहुत सारे पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया है, अराउंड 22 से 25 पार्ट में। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूरा सब्जेक्ट समझना है, जैसे पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइड कर दिया है, लेकिन वो एक्चुअली डिवीजन पॉसिबल है नहीं, उसको हम एक इंटीग्रेटेड वे में ही पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, जो जो यूपीएससी पहला जो एस्पेक्ट है सिलेबस का, वो है इस डिसिप्लिन का ओरिजिन और सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये पहला एस्पेक्ट है। ठीक है, उसी में एक एस्पेक्ट है कि इस डिसिप्लिन का आज के डेट में क्या रिलेवेंस है। ठीक है, तो रिलेवेंस, ये पहला एस्पेक्ट है। दूसरा जो एस्पेक्ट है इसका, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज पे। अब जब हम थियरी की बात करते हैं, देखिए पबेट के साथ एक बहुत अच्छी चीज है, इसका अगर आपको थियरी पढ़ना है ना, तो आपको हेगल की जो डायलेक्टिक्स मेथड है वो समझ में आनी चाहिए। कैसे? जैसे पबेट में मान लीजिए कोई थियरी है ए, बहुत आसान है, पबेट की थियरी तो सबसे आसान है, इससे आसान थियरी तो किसी ऑप्शनल में नहीं है। तो होगा क्या, अब जैसे मान लीजिए ये ए एक थियरी है, ठीक है, अब इसी को क्रिटिसाइज करके बनेगी एक नई थियरी जिसका नाम होगा बी। ठीक है, दोनों को क्रिटिसाइज करके एक बीच का रास्ता निकालेंगे, वो बन जाएगा सी। पबेट पूरा ऐसे ही है। फिर सी को कोई आया, क्रिटिसाइज किया, फिर एक कंसेप्ट देगा ई, फिर कोई तीसरा आएगा, दोनों को क्रिटिसाइज करके एक नया आइडिया निकालेगा एफ, और इसी को हेगल बोलते हैं डायलेक्टिक्स। और एक्चुअली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो थिंकर्स हैं स्पेशली, बस ऐसे ही पढ़ने हैं, और जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे हमें लिखने हैं। मतलब अगर इस थिंकर को आप पढ़ेंगे या लिखेंगे तो कहीं ना कहीं इस थिंकर का लिंक यहां से तो है ही, क्योंकि जो इनके विकास, जो इनका थियरी जो डेवलप हुई है, वो कहीं ना कहीं आप देखिए ये एक रिलेशन तो बन ही रहा है, डायलेक्टिक्स रिलेशन। और जब आप आंसर लिखें तो आपको ये लिंक कराने आना चाहिए, इन ई को बी से लिंक कराना आने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्लासिकल को क्रिटिसाइज किए बन गया ह्यूमन रिलेशन, दोनों को क्रिटिसाइज किए बन गया बिहेवियरलिस्ट, इनको क्रिटिसाइज किए बन गया मोटिवेशनल थिंकर, इन दोनों को क्रिटिसाइज किए तो बन गया मॉडर्न थिंकर। बस यही है, बहुत आसान है, बहुत आसान। इसमें थियरी पार्ट तो सबसे आसान है जितने भी सब्जेक्ट है उसमें। तो इसमें हमें पढ़ना है क्लासिकल। ठीक है, क्लासिकल मतलब सीएल में लिख दे रहा हूं, ह्यूमन रिलेशन। उसके बाद हमें पढ़ना है बिहेवियरलिस्ट थिंकर, और इन सब का ओवरऑल जो क्रिटिसिज्म देता है वहां से जन्म होता है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है इनके क्रिटिसिज्म से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हम वहां से चले आते हैं आज के इरा में, उसका नाम है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के इरा में। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा एस्पेक्ट जो यूपीएससी का सिलेबस कवर करता है। अब हम आते हैं तीसरे एस्पेक्ट पे। तीसरा एस्पेक्ट जो है वो सिंपली इनका और इनका एप्लीकेशन है डिफरेंट फील्ड में। कैसे? जैसे इसी का एप्लीकेशन जब हम वित्त में करें, जब फाइनेंस के टर्म में करेंगे तो वो बन जाता है क्या?
फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बन जाता है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इनका एप्लीकेशन अगर ह्यूमन के ऊपर अप्लाई करें, ह्यूमन कम्युनिकेशन या ह्यूमन रिलेशन के बीच में संगठन में आप करिएगा तो ये बन जाता है कार्मिक प्रशासन। कार्मिक मतलब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसी का एप्लीकेशन अगर आप थोड़ा सा भारत के ऊपर अप्लाई कर देंगे, जो कि पूरा पेपर 2 है, तो वो हो जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। मोटा मोटी जो सिलेबस है आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो चौथा एस्पेक्ट है वो है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन डिसिप्लिन, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि जो सेकंड पार्ट है वो किसी भी ऑप्शनल का आप उठा के देखेंगे उसका रेलेवेंस भारत के समाज पे, भारत के प्रशासन पे, भारत के राजनीति में वो जरूर यूपीएससी उसे पूछती है, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर हम पाठ्यक्रम देखें तो पाठ्यक्रम इसी 4 के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप अगर देखिए यूपी का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा 2 लेक्चर और चाहिए। थोड़ा सा यूपी के बारे में पढ़ना है। जहां तक बिहार की बात करते हैं वो है यही, लेकिन थोड़ा सा बिहार का जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है भारत में और राज्यों से हल्का सा अलग है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है 2-3 मोटा मोटी 5 लेक्चर जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। और यूजीसी नेट की अगर बात करें तो यूजीसी नेट में क्या है कि थोड़ा सा स्टैटिक वाला जो पार्ट है, थोड़ा मैथमेटिकल जो पार्ट है वो थोड़ा सा इंक्लूड है, लेकिन है लगभग यही चीज है, ठीक है। थोड़ा सा आप मान के चलिए 1-2 एक्स्ट्रा चीज है, नहीं तो लगभग यही चीज है। ये तो हो गया पाठ्यक्रम। अब हम आते हैं कि हम पबएड कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने आपको पहले ही बता दिया ये लोक प्रशासन ऐसा सब्जेक्ट है जो जैसे यूपीएससी ने क्लासिफाई किया है पेपर 1 पेपर 2, वैसे हम इसको पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलेंगे। उससे क्या होगा, एक तो हमें लिंक समझ में आएगा, आंसर लिखते समय भी बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हमारा जो अप्रोच होगा वो होगा लिंक। ठीक है, हमारा जो अप्रोच होगा वो क्या होगा, लिंकिंग अप्रोच। हम दोनों को मिक्स करके चलेंगे, ठीक है। और एक जो अप्रोच होगा वो है आंसर राइटिंग अप्रोच। मतलब एक चैप्टर, हर एक लेक्चर से पहले एक टेस्ट होगा। थोड़े से 3 क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी रह सकते हैं। उसके अलावा अलग टेस्ट सीरीज भी रहेगी, ठीक है। तो आंसर राइटिंग अप्रोच और लिंकिंग, इंटरलिंकिंग पेपर 1 पेपर 2 को मिक्स करके हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग आप इसे पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम शुरुआत जो सबसे पहले करते हैं वो हम करते हैं इंट्रोडक्शन टू डिसिप्लिन, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू डिसिप्लिन या इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यहां से हम शुरुआत करेंगे। इसका इवोल्यूशन पढ़ेंगे, फिर आज के डेट में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंज क्या है, ठीक है। इसमें पूरा कवर हो जाएगा, एनपीएम, एनपीए सब कुछ यहीं आ जाएगा, ठीक है। जो दूसरा हमारा एस्पेक्ट होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज पे। किस पे होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी जो है वो हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ए और बी। जो ए पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिकल, ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियरलिस्ट थिंकर को, ठीक है। और यहीं पे आ जाएंगे आपके मोटिवेशनल थिंकर। जो दूसरा है वो हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर यहीं से हम पढ़ते हैं एक छोटा सा टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए अगर आप अप्रोच हमारी देखेंगे तो एक दूसरे से इंटरलिंक है। जैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन खत्म किए
तुरंत हम पहुंच जाएंगे तीसरे एस्पेक्ट पे, जहां हम सीधे एक ऑर्गेनाइजेशन पे स्टडी करेंगे, वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। यहां से हम शुरू करते हैं तीसरे लेक्चर से ही पेपर 2। पेपर 2 का हम शुरू करेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में पहले तो पढ़ेंगे फिलॉसफी क्या है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, इवोल्यूशन और फिलॉसफी। जैसे कौटिल्य का अगर आप पढ़ें, ठीक है, मिडिवल इंडिया में क्या था। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसका? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, यूनियन के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, लोकल लेवल पे। और लोकल का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा तीसरा एस्पेक्ट। जो चौथा एस्पेक्ट है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है कार्मिक प्रशासन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये पेपर 1, और यही से हम लिंक करा देंगे पेपर 2 के एक टॉपिक को जिसका नाम है सिविल सर्विस। ये यूपीएससी ने पेपर 2 में रखा है, लेकिन ये दोनों इंटरलिंक करके पढ़ा जा सकता है, अलग अलग पॉसिबल ही नहीं है पढ़ना, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे एक 5वें टॉपिक पे, वो भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है। ये पेपर 1 का टॉपिक होगा, और यहीं पे हम लाएंगे पेपर 2 पे के टॉपिक को जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। इसी में बजट, टाइप्स ऑफ बजट, ऑडिटिंग, सब कुछ यहीं आ जाती है, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने 6th वाले एस्पेक्ट पे। देखिए 6th एस्पेक्ट जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि 6th एस्पेक्ट जो है वो तो चाहे पबैड हो चाहे अदर आपके जीएस हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पेपर 1 का हम लेके आते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल इशू, ठीक है, एंड कंट्रोल, ये पेपर 1 का, ठीक है। और फिर हम लाते हैं इशूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर 2 का, ठीक है। इशू के बाद हम पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए क्या क्या स्टेप लिया गया है। देखिए सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, कोई अलग नहीं है, क्योंकि इशू पढ़े अब इसे कैसे सुधारें, तो उसके लिए क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। और एक बहुत छोटा सा टॉपिक है पेपर 1 का, टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट, ये भी यहीं पे पढ़ते हैं। ये जो 6th एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया 6th। जो 7th एस्पेक्ट है, 7th एस्पेक्ट है बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के पहले हम पढ़ते हैं पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग, और यहीं पे पढ़ लेंगे हम पीएसयूज इन मॉडर्न टाइम्स, है ना। और जो लास्ट टॉपिक जो है इसका, यूपीएससी ने क्या इसको 25-30 टॉपिक में डिवाइड किया है, लेकिन हमने इसको इंटरलिंक करके सिर्फ 8 टॉपिक में डिवाइड किया है। तो 8 पार्ट में हम पूरे पबैट को पढ़ेंगे, ठीक है। एक अलग चैप्टर है लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, छोटा सा है, इसे हम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या है, जब यहां पे लगभग क्या पूरा ही सिलेबस खत्म हो जाता है, एक हम पढ़ेंगे जो थोड़ा सा यूनिक है और जगह से, वो है केस स्टडीज और बेस्ट प्रैक्टिसेज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है आपके आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल है। वैसे हम इसे बीच में भी कवर करेंगे, ये जो पार्ट है 2nd वाला, लेकिन जो छूट गया या जो न्यू डेवलपमेंट्स है पबैड में, डिसिप्लिन में या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो यहां पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाता है आपका पबैड कवर, ठीक है। तो हमारे हिसाब से हमने लगभग सब एस्पेक्ट पे आपको एक ठीक ठाक आइडिया दे दिया। जो भी मिसकंसेप्शन है इस लोक प्रशासन को लेके वो भी बता ही दिए, ये किसके लिए सही है ये भी बता दिए, लोक प्रशासन क्यों लेना चाहिए, कहाँ हेल्पफुल है ये, लेकिन कुछ प्रिकॉशन के साथ वो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए।
सिलेबस बता ही दिए, और हमारा जो क्लास है वो हम कैसे इसे टैकल करते हैं, कैसे हम 8 पार्ट में इसे डिवाइड करके पढ़ते हैं, वो भी हम आपको बता दिए। ठीक है, अगर इसका क्रक्स जानना है तो आप ऐसे समझिए कि पबेट अगर आप ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से ही इस एग्जाम को देना चाहिए। ठीक है, पबेट जो है सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब एग्जाम दे ही रहे हैं तो बहुत अच्छे से दीजिए, वरना ही एग्जाम क्यों ही देना। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। तो अब मिलते हैं हम अगले क्लास में इंट्रोडक्शन टू पबेट से।